पिछले सप्ताह हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पिछले क्लास में तुम लोगों को मैंने कहा था कि बना करके भेजना है। कुछ बच्चों ने भेजा और बहुतों ने नहीं भेजा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो भी देखते भी नहीं हैं, उनको फुर्सत नहीं है देखने की। मेरा उसमें कुछ नहीं जाएगा। अगर तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के वीडियो भेजता हूं कि ताकि जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाते हैं उनको आसानी से वो चीज़ मिल जाए, उपलब्ध हो जाए और वीडियो को ठीक से देख करके उसे समझें और उसे बनाने का कोशिश करें। लेकिन तुम लोगों को वीडियो भी देखने की फुर्सत नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर वीडियो भेजा जाता है तो सभी कोई उसे ठीक से देखो, समझो। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उसको देखो और समझने का कोशिश करो। अगर वीडियो नहीं देखते हो तो 100% ये तुम्हारी फॉल्ट है, इट्स नॉट माय फॉल्ट। ये आप समझ लो, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि किसने देखा, किसने नहीं देखा, कितने बच्चों ने देखा, कितने बच्चों ने नहीं देखा। तो ये बहुत ही गलत बात है। जब यहाँ से वीडियो डाला जाता है, डाल करके एक्स्ट्रा क्लास ले करके, तो फिर देखने में क्या परेशानी है? मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती है, वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है तुम लोगों को कि क्लास में सर क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए। कल से एक भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए। मुझे पता चल जाता है कि किसने देखा, किसने नहीं देखा। इसलिए वीडियो जब भी जाए तो उसको ग्रुप में भेजा जाता है, उसको खोल करके देखो जब क्या आज क्लास में पढ़ाई हुई है, नहीं हुई है। और जो भी क्लास में पढ़ाई होती है एवरीडे मेरी कोशिश रहती है कि उसको भेज देने का, और भेज ही दिया जाता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है कि तुम लोग देखते हो या उसे फॉलो करते हो या नहीं। अगर नहीं फॉलो करते हो तो मैं धीरे धीरे सबके पेरेंट्स को कॉल करके कह दूंगा कि देखिए यहाँ से क्लास ली जाती है, वीडियो भेजी जाती है, ये लोग इन लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता है वीडियो भी देखने का कि सर ने क्या पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलो आज फिर क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोगों का है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसको ठीक से समझो और कहीं प्रॉब्लम है तो उसको मैसेज करना है या कॉल करके बोलना है। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। ये है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है वो समझो। कहता है कि अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है, व्हेन एन एक्शन वाज डूइंग बाय द सब्जेक्ट, जब कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा था। वाज डूइंग लगा हुआ है, मतलब कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा था। कैसे? तो कंटिन्यूअसली, लगातार, थ्रू आउट, लगातार, बिना रुके, इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसे सरल भाषा में समझते हैं हम। वह काल, अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है कि when an action was doing by the subject, जब कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा था, कंटिन्यूसली, लगातार, तो इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो ऐसे काल को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जो है किसी भी कार्य को लगातार बिना रुके हुए दर्शाता है। यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है वो लगातार, अनवरत रूप से, यानी बिना रुके किया जाता है। तो इस तरह से परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्ण और इम्परफेक्ट की हिंदी होती है अपूर्ण। तो यहाँ है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की हिंदी हो गई अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि यह अपूर्ण भूतकाल जो है किसी भी कार्य को लगातार बिना रुके हुए दर्शाता है कि जो कर्ता के द्वारा किया जा रहा था। आई बात समझ में? तो अब इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन तुमने देखा, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ। अ टेंस विच डिनोट्स, वह काल जो दर्शाता है, व्हेन एन एक्शन वाज डूइंग बाय द सब्जेक्ट, जब कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था? कंटिन्यूअसली, यानी लगातार, इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ऐसे काल को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं।
ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। अब इसको हिंदी में आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है हिंदी में, पहचान, जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी यानी इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है, हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे पहचान सकते हैं, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इन हिंदी। इट्स वेरी इजी, लुक हियर। क्या कहता है हिंदी में, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है परिभाषा कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि लगे रहते हैं। अब है क्या कहता है, इस वाक्य में आई के साथ वाज, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है, तथा वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, etc के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वी, यू, दे, फिर बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, etc के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, किंतु थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, अन्य पुरुष बहुवचन, जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो, चाहे वह संख्या वस्तु की हो, व्यक्ति की हो या जानवरों की हो, उसे हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है, इसमें पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। समझ में आया यहां तक? तो इस तरह से हमने क्या समझा कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आई के साथ वाज, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, MEN मैन, वुमन, WOMEN वुमन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे आओ, फिर क्या कहता है, किंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, किंतु अन्य पुरुष एक वचन, वह संज्ञा जिससे एक की संख्या का बोध होता, वह संज्ञा जिससे एक की संख्या का बोध होता हो, चाहे वह संख्या वस्तु की हो, व्यक्ति की हो या जानवर की हो, उनके साथ उन्हें हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। और इनके साथ जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या सब आते हैं, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, etc। यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, etc इत्यादि के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वाज और क्रिया का चौथा रूप यानी V4 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, What did we get? हमने सीखा क्या कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आई के साथ वाज, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे वी, थर्ड पर्सन आई के साथ वाज, वी चूंकि फर्स्ट पर्सन है, वी के साथ यू सेकेंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे है, बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, वुमन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ वाज और वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। किंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, मोहन, राधा, जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज। और क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, चौथा। क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, चौथा रूप यानी V4 का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ
वाज और वेयर और क्रिया का चौथा रूप लगता है। अब इसे सरल भाषा में समझो कि एक के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और एक से अधिक के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे और क्रिया का चौथा रूप, यानी जिस क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता हो या जिस क्रिया के अंत में आईएनजी लगा हो उसे हम V4 यानी क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। तो इस प्रकार से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस जो है वह बहुत सिंपल है, सभी टेंस से ज़्यादा सिंपल है और इसे समझने में मेरे ख्याल से आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ तक तो लोगों ने समझ लिया। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या कहता है। स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और एक से अधिक के लिए वेयर का और क्रिया का चौथा रूप लगेगा। ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को याद कर लेना है ठीक से, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कि देखो कि टेंस को इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में पहचानने के लिए अगर सीख जाओगे तो फिर नरेशन में और वॉइस में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर टेंस को तुम नहीं पहचान पाओगे इंग्लिश में या हिंदी में तो फिर वहाँ वॉइस में और नरेशन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस पर ही सारे आधारित रहते हैं रूल्स। ठीक है, तो अब है कि हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज इन इंग्लिश पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। रुकिए, तो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर और क्रिया का चौथा रूप लगा रहे उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, ये इंग्लिश में। और हिंदी में पहचानने का तरीका कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो पहचानने का तरीका हो गया। स्ट्रक्चर भी देख लिया तुमने। अब ये देखो क्या कहता है, एज यानी जैसे मैं अपना काम कर रहा था, तो मैं अपना काम कर रहा था। अगर ये कहा जाए कि अच्छा ये बताओ कि मैं अपना काम कर रहा था किस टेंस का है, तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर वाक्य के अंत, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा था। तो रहा था तो क्या करता है रूल कि जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो इस वाक्य में मैं अपना काम कर रहा था, तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, रहा था। तो रहा था तो सिंपल है कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डेंस विथ दिस स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में। तो इट्स वेरी सिंपल। देखो यहाँ तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखने के लिए कहता है इस वाक्य में। अब देखो मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, वाज और वेयर, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो आई के साथ क्या लगा हुआ है, वाज, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जब आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वाज, तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, वाज हो गया। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, V4 यानी क्रिया का चौथा रूप कहता है। तो ये चौथा रूप, अब क्रिया को जो इसमें क्या है, कर मतलब करना की इंग्लिश क्या होती है, डू में हम क्या करेंगे, ING लगा देंगे V4 बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, आई वाज डू मीन्स करना होता है, डू में क्या कर देंगे, ING लगा देंगे। तो क्या हो गया, आई वाज डूइंग, मैं कर रहा था। क्या कर रहा था, अपना काम। तो हम सबको पता है, वी नो दैट वेरी वेल, कि आई का अपना माई होता है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, मैं अपना काम कर रहा था, यहाँ तक तो हमने बना लिया, आई वाज डूइंग, मैं कर रहा था। क्या कर रहा था, तो अपना काम। तो आई का अपना क्या होता है, माई लिखेंगे यहाँ। आई वाज डूइंग माई, क्या कर रहा था, तो काम। तो माई काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। आई वॉज डूइंग माई वर्क, बन गया। उसी तरह से दूसरा देखो क्या है, वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट वाले लिखने के लिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे हो गया। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वेयर, क्योंकि दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, अन्य पुरुष बहुवचन है। हमारा रूल क्या कहता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, वेर लगा देंगे। तो यहाँ पर हो गया दे वेर हो गया। अब उसके बाद क्या करता है स्ट्रक्चर, बिफोर, क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया खोजो अब क्या है, क्रिया खेल रहे थे, तो यहाँ खेल क्या है, क्रिया है। खेल मतलब खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्ले लिखेंगे, प्ले के साथ क्या करेंगे, ING लगा देंगे। तो प्ले में ING अगर जोड़ देंगे तो क्या हो गया, प्लेइंग। तो इस तरह से क्या बना, दे वेर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, तो यहाँ देखो क्या है, क्रिकेट, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। कहाँ खेल रहे थे, तो देखो यार कहाँ खेल रहे थे, तो मैदान में, तो मैदान में तो इन द फील्ड, मेक इंग्लिश इन, और मैदान की इंग्लिश फील्ड। तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, बन गया। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आइए, अब नंबर 3 में देखो क्या है, राधा मधुर गीत गा रही। तो इस वाक्य में हमारा स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। तो राधा एक नेमिंग वर्ड है, हम सबको पता है। राधा हो गया, तो नेमिंग वर्ड है, और हम सबको पता है कि वह संज्ञा जिससे एक की संख्या का बोध हो, चाहे वह व्यक्ति की संख्या हो, वस्तु की संख्या हो, या जानवर की संख्या हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो। तो किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इस वाक्य में राधा क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमने लिखा राधा, तो राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वाज लगाएंगे यहाँ, राधा वाज। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, बिफोर, क्रिया का चौथा रूप कहता है। तो अब क्रिया को जो इसमें क्या है, गा, गा मतलब गाना, गा मतलब गाना, गाना के इंग्लिश सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, राधा वाज सिंग लिखेंगे, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना। और बिफोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया में ING जोड़ते हैं, तो सिंग में क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, राधा वाज सिंगिंग, राधा गा रही थी। क्या गा रही थी, तो गीत। क्या गा रही थी, तो गीत। तो सिंगिंग ए सॉन्ग, गीत की इंग्लिश होती है सॉन्ग, और सॉन्ग के पहले ए लगाया जाता है, ठीक है। अगर ये रहता कि राधा गीतों को गा रहे थी, तब जाकर के फिर वहां ए का प्रयोग, ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसलिए राधा क्या है, राधा मधुर गीत गा रही थी। तो राधा वाज सिंगिंग, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको सुधारो। क्या कहता है, राधा मधुर गीत गा रही थी। तो यहाँ तक तो हमने बनाया राधा वाज सिंगिंग, राधा गा रही थी। तो कैसी गीत गा रही थी, तो मधुर गीत। तो मधुर की इंग्लिश क्या होती है, या तो स्वीट या तो मेलोडियस। सिखाया तुम लोगों को बतलाया है, या तो मेलोडियस का यूज करो या तो स्वीट का यूज करो। तो राधा वाज सिंगिंग, अगर हम मेलोडियस का यूज करते हैं तो भी यहां पर हम ए लगाएंगे, सिंगिंग अ मेलोडियस, मेलोडियस हो गया। राधा वाज सिंगिंग अ मेलोडियस, राधा गा रही थी मधुर। अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज और छूटा हुआ है। क्या है, राधा मधुर गीत गा रही थी। तो राधा वाज सिंगिंग अ मेलोडियस, तो गीत की इंग्लिश क्या होती है, सॉन्ग। यहां पर हम लिख देंगे सॉन्ग, तो बन गया, क्या हो गया, राधा वाज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। अगर यहाँ पर हम मेलोडियस का तुम यूज नहीं करते हो, अगर हम नहीं करते हैं, तो इसके जगह पर हम स्वीट का भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। राधा वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, या राधा वाज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट, औरतें नाच रही थी।
तो इस वाक्य में आप देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का आता है, तो सब्जेक्ट क्या है? औरतें। औरतें यानी एक से अधिक औरत का बोध हो रहा है। औरत रहता तो एक औरत का, एक स्त्री का बोध होता, लेकिन यहाँ क्या है? औरतें यानी एक से अधिक स्त्री का बोध हो रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल में आ गया, तो औरतें। तो अब यहाँ पर देखो WOMAN, उमन। उमन मतलब एक स्त्री, एक महिला, एक औरत, और इसी का प्लूरल क्या हो जाता है? WOMEN, उमन। यानी इस उमन से जो है एक से अधिक महिला, स्त्री या औरतों का बोध होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? प्लूरल में है औरतें, तो यहां पर इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? उमन। उमन हो गया। अब प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। सबको पता है प्लूरल नंबर के साथ पास्ट इंपरफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वेयर। तो यहां लगाएंगे वेयर, उमन वेयर। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट हो गया उमन, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग गया वेयर। अब क्या करता है? क्रिया का चौथा रूप, क्रिया खोजो। क्रिया क्या है? नाच। नाच मतलब नाचना, नाचना की इंग्लिश डांस। तो यहां पर लिखेंगे डांस। डांस हो गया, सॉरी, डांस की इंग्लिश क्या होती है? DANCE। जब हम ING जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, ई को रिमूव कर दिया जाता है, तो फिर डांस में क्या करेंगे? ING लगाएंगे। याद रखना DANCE डांस होता है, डांस। तो डांस में जब हम ING लगाएंगे तो उस वक्त ING लगाने वक्त ई को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तब ING लगाएंगे। तो क्या हो गया? वुमेन वेयर डांसिंग, औरतें नाच रही थी। यही हो गया, बन गया, औरतें नाच रही थी। अब नेक्स्ट आओ, शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे। अब इस वाक्य में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। एट फर्स्ट वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। व्हाट विल स्ट्रक्चर इज सेइंग? व्हाट इज स्ट्रक्चर सेइंग? द स्ट्रक्चर इज सेइंग एट फर्स्ट वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट रखना, तो सब्जेक्ट क्या है? शिक्षक। शिक्षक। अब देखो यहाँ इस शिक्षक से एक का बोध हो रहा है या एक से अधिक का? एक का बोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक से अधिक का बोध होता तो यहां पर होता शिक्षकों, तो इसका मतलब है ये शिक्षक एक के लिए है, यानी इस शिक्षक से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बोध होता है, यानी एक का बोध होता है, एक की संख्या का बोध होता है। तो शिक्षक की इंग्लिश क्या होती है? टीचर। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टिकल्स का रूल क्या कहता है कि सिंगुलर के लिए अगर किसी भी क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर में है, सिर्फ नेमिंग वर्ड को छोड़ करके, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे बॉय है तो द बॉय, टीचर है तो द टीचर। अगर प्लूरल रहेगा तो फिर द बॉयज, द टीचर्स, ये यूज हम नहीं करेंगे। सिंगुलर के लिए सिर्फ द का यूज होता है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ? द टीचर। शिक्षक की संख्या एक है, तो एक के लिए हम क्या करते हैं कि किसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? एक की संख्या का बोध कराने के लिए वास का। इसका वास का। तो क्या हो जाएगा? द टीचर वास। हो गया। अब फिर क्या कहता है स्ट्रक्चर? क्रिया का चौथा रूप। क्रिया को जो क्या है? पढ़ा। पढ़ा मतलब पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश रीड होती है कि टीच? टीच। याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाना और पढ़ना दोनों के में फर्क समझ नहीं पाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपने हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी भूलवश जो है वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है, और हमारे जितने भी बच्चे हैं हमारे क्लास के, सबको पता है कि पढ़ाना की इंग्लिश टीच होती है और पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है। ठीक है, तो अब क्या है? द टीचर वाज। क्रिया अब क्या कहता है? क्रिया का चौथा रूप। तो क्रिया क्या है? पढ़ा। पढ़ा मतलब पढ़ाना। पढ़ाना की इंग्लिश टीच, तो यहां लिखेंगे टीच। टीच। और टीच क्या कहता है? क्रिया का चौथा रूप। तो किसी भी क्रिया का चौथा रूप बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें ING जोड़ते हैं, ऐड करते हैं ING। तो टीच है, टीच में हम क्या करेंगे? ING
जी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, क्या हो गया, द टीचर वाज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे, हम लोगों को। देखो शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्या हो गया, द टीचर वाज टीचिंग। किसको पढ़ा रहे थे, तो हम लोगों को। तो टीचिंग के बाद क्या करेंगे, यहाँ अस लगाएंगे, अस, द टीचर वाज टीचिंग अस, शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो क्या पढ़ा रहे थे, यहाँ देखो अंग्रेजी। तो क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर डैश देंगे हम। जगह अगर नहीं रहे तो डैश दिया जाता है, डैश से दर्शाया जाता है। इसका मतलब कि नीचे यहाँ जगह नहीं रहने के कारण नीचे लिखा गया है। तो क्या हो गया, द टीचर वाज टीचिंग अस, क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश। हो गया, बन गया, क्या हो गया, द टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश, शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। इस तरह से, और हम सबको पता है कि किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का नाम अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो वहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर, उस भाषा के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। इसलिए इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है। हम सबको पता है कि इंग्लिश का ई जो है कैपिटल हमेशा लिखा जाता है। अगर हिंदी हम लिखेंगे तो हिंदी का एच कैपिटल हो, HIND। तो इस तरह से ये बन गया, द टीचर वाज टीचिंग अस इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और अब मैं कुछ बनाने के लिए दे रहा हूँ, तुम लोग बना करके उसे एनी हाउ कल किसी भी वक्त भेज देना। ठीक है, जो डिफिकल्ट वर्ड में प्रॉब्लम हो उसको पूछना है या अपना देख लेना है कहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो पूछना है। तो अब चलो, यहाँ तक तो मैंने बतला दिया तुम लोगों को बना करके। अब आज मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 10 मैं लिखाऊंगा, या 5-6 ही या 10 ही लिख लो। 10 बना करके कल एनी हाउ, सबको मैं कह रहा हूँ कि सबको कल बना करके किसी भी कीमत पर एनी हाउ भेजना है। यू हैव टू सेंड। ठीक है, और जो वीडियो नहीं देखोगे कल मुझे पता चल जाएगा कि किसने देखा किसने नहीं देखा। और जो मैं ये तुम लोगों की सुविधा के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सेकेंड ईयर में अब समय बीतता जा रहा है। अब लॉकडाउन का क्या है नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये सुविधा तुम लोगों को अगर मिल रही है उसका लाभ उठाओ, फायदा उठाओ। ठीक है, और वीडियो को देखो, उसको समझने का कोशिश करो, क्योंकि टेंस अगर अच्छी तरह से समझ लोगे तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कल बना करके भेज देना है। चलो लिखो, नंबर 1 पहले लिखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कॉपी में लिखो क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो लोगों ने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब नंबर 1 लिखो, बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नंबर 2, रिमझिम वर्षा हो रही थी। रिमझिम वर्षा हो रही थी। नंबर 3, ग्वाला दूध दूह रहा था। ग्वाला दूध दूह रहा था। नंबर 4, आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ठीक है, नंबर कितने हो गए? 5। नंबर 5। मजदूर
खेतों में कठिन परिश्रम कर रहे थे। मजदूर खेतों में कठिन परिश्रम कर रहे थे। सदियों से भारत में दहेज प्रथा की परंपरा चली आ रही थी। सदियों से भारत में दहेज प्रथा की परंपरा चली आ रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। आसमान में बादल गरज रहे थे। धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी। नेक्स्ट लिखो। पक्षी वृक्ष के ऊपर चहचहा रहे थे। पक्षी वृक्ष के ऊपर चहचहा रहे थे। रामू नदी किनारे टहल रहा था। रामू नदी किनारे टहल रहा था। हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं। हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं प्राचीन काल से हमारे देश में धरोहर के रूप में अनुसरण किए जा रहे थे। धरोहर के रूप में अनुसरण किए जा रहे थे। बस इतना ही बनाने का कोशिश कीजिए। जहाँ दिक्कत हो कॉल करके पूछिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल किसी भी कीमत पर एट एनी रेट आपको इसे बना करके भेजना है। और वीडियो जितने भी पहले के भी वीडियो जितने भी हैं सबको खोल करके देखना है। उसमें जो भी चीज़ पढ़ाई हुई है क्लास में वो सब भेजे गए हैं, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो या बुक के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन सभी वीडियोज़ को देखना है खोल करके और उसे कॉपी में नोट करना है। क्योंकि लिखाने के लिए मैं तो जा नहीं सकता हूँ, क्लास तो वहाँ है नहीं अभी, इसलिए वीडियो को देख करके ही आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चाहे वो ग्रामर में जो भी हो, ग्रामर में टेंस से पहले जो चीज़ चल रही थी उसके भी वीडियोस भेजे गए हैं, और जब टेंस शुरू हुई उस समय से भी वीडियो भेजे जा रहे हैं। इसलिए एवरी डे इट्स योर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी that you have to watch videos and write down in your copy all things equally. Understand? कल किसी भी कीमत पर ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि वीडियो किसी ने नहीं देखा है, ये शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। और नहीं अगर देखोगे तो मैं सबके पेरेंट्स को कॉल करके कह दूंगा कि आपके बेटे का या आपकी बेटियों का करतूत आप देख लीजिए, मोबाइल देने का क्या फ़ायदा होता है देख लीजिए। ठीक है, इसलिए अगर पढ़ना है, रिजल्ट अच्छा करना है तो सारे वीडियोस को, पहले के भी वीडियोस और अभी के भी वीडियोस को देखो और उसे फॉलो करो, कॉपी में लिखो, नोटबुक तैयार करो। क्योंकि कभी भी मैं नोटबुक मांग सकता हूँ चेक करने के लिए। और ये मत समझना कि किसी का घर में मुझे देखा हुआ नहीं है, मैं कहीं भी किसी के भी घर पर पहुँच सकता हूँ और उनके पेरेंट्स से संपर्क कर सकता हूँ। इसलिए
इसमें there should not be any carelessness. Understand? Now let us stop our class today. Next day we will meet here. Okay, bye.